वो भी थका मांदा सा ऑफिस से घर पहुंचा और अंदर दाखिल हो ही रहा था कि वहां बैठी हस्ती को देखकर जैसे दिल की धड़कन थम सी गई। वो नन्ही परीजे के साथ खेल रही थी। उसने अंदर आकर जैसे ही सलाम किया तो उसने सर उठाकर उसे देखा और फिर दोबारा से वो परीजे की तरफ मुतवज्जा हो गई। उसकी बेरुखी पर वो दिल ही दिल में कर सा गया। कैसी हो तुम? उसने दिल के हाथों मजबूर होकर पूछा। जी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोलती उठ खड़ी हुई। अरे तुम किधर जा रही हो? चुपचाप बैठो, रात का खाना खा कर जाना। रिता ने पास आकर कहा। अरे क्या हो गया आपको? खाना मेरा घर सामने है और मैं यहाँ पर खाना खाने बैठूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। और अपनी बड़ी से मिलने आई थी मैं, सो मिल लिया। अब जा रही हूँ, वरना मुझे मामा जी से बहुत डांट पड़ेगी क्योंकि मैं घर आते ही सीधी यहाँ पर आ गई हूँ। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। तुम रहने दो, मैं सबको फ़ोन कर देती हूँ, यहीं पर आ जाएंगे। रीता ने कहा। मतलब आप बस ये इतनी सी दावत में मुझे डरा दोगी? अच्छी खासी दावत पहाम का इंतज़ाम कीजिए। वो जल्दी से बोली। अरे मुंतहा, अगर कहती हो तुम होटल में इंतज़ाम कर लेते हैं, अभी और इसी वक्त। फहद ने मुस्कुरा कर कहा तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। नहीं वीर जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो मजाक कर रही थी, आपकी तरफ तो जब भी आऊँगी दावत ही हो जाएगी। वो दरअसल मामा ने आज स्पेशल ये खाना बनाया तो इसलिए अच्छा नहीं लगता ना, सुबह से लगी हुई है। वो बोली। अच्छा फिर ठीक है, लेकिन कल की दावत पक्की है। फहद ने कहा। नहीं कल का पक्का ना कीजिए, मैं घर जाकर आपको बताऊंगी। वो बोलती हुई बाहर निकल गई। फहद ने गुमसुम से बैठे साद को देखा। वो लब भींच के उठता वहाँ से चला गया। अगले दिन रात को वो डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आए तो सब लोग वहीं पर मौजूद थे। अरे कब की दावत कर रही है हमारी साली साहबा? फहद ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा तो उसका रवा रवा रिदा के जवाब का मुंतजिर था। नहीं वो दरअसल आज उस इसलिए नहीं आई, शरिया की फैमिली ने आना था मंगनी की डेट फिक्स करने। रिदा तो बोली तो साथ को लगा इसकी सांस सीने में अटक गई है। व्हाट? उसका रिश्ता शहरियार से तय हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं? यार कभी तो तुम लोग अपने घर की बातें हम लोगों से शेयर कर लिया करो। वो साथ की शक्ल देखकर झंझला कर बोला। क्या हो गया फहद? वो बस एकदम से शहरियार ने उसे प्रपोज कर दिया था और फिर उसने तो किसी को भी घर नहीं बताया। और फिर अब उसने जब बताया तो बाबा ने बोला कि इसे कहो कि रिश्ता लेकर आ जाए, तो बस वो आ रहा है और साथ ही इंगेजमेंट की डेट फिक्स हो जाएगी। रीता ने कहा तो फहद लब भींच कर रह गया और साथ चुपचाप उठकर अपने कमरे की जाने पड़ गया। उसके कदम जैसे मन मन भड़के हो रहे थे। 3 साल पहले मुंतहा लाइब्रेरी से ही निकल रही थी कि सामने से आते किसी वजूद से जोर से टकराए। अंधी हो गई हो क्या? आंखें नहीं है क्या तुम्हारे पास खानजादी? चार चार आंखें होने के बावजूद तुम्हें नजर नहीं आता? साहत उसकी ग्लासेस पर चोट करते चुटकार कर बोला। चलो मैं तो नहीं देख पाई, तुम्हारे पास खुद भी तो आंखें हैं ना, तो तुम देख लेते। मगर तुम्हारी नज़रें तो इर्द गिर्द फिर रही होंगी, लड़कियों को देखते देखते यहाँ पर आ रहे होगे, इसलिए मुझसे टकरा के। खुद की गलती नहीं मानना कभी, पंजाबी बंदर कहीं का। वो फिर भी मुंतहा खान थी, किसी का उधार नहीं रखती थी। जो बात मुंह में आई मुंह पे मार दी। हे खानजादी, बंदरिया होगी तुम और तुम्हारा होने वाला शौहर बंदर। और तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है मेरी लड़कियां ताड़ने से? ये मेरी आंखें हैं, मैं जिसको चाहे देख सकता हूँ। अब तुम जैसी ओल जुलूल हुलिये वाली को तो देखने को दिल नहीं करता। उसकी ढीले ढाले ट्राउजर शर्ट और जोड़े में मकीद बाल देखकर तंजिया लहजे में बोला। ओह साथ बेबी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रही थी। साथ की क्लास फेलो महीन ने पास आकर उसका बाजू थामते हुए कहा। तो मुंतहा ने सर से पैर तक महीन को देखा। स्लीवलेस शर्ट के साथ वो चुस्त लिबास पहने हुई थी और मेकअप से लथड़ा हुआ चेहरा देखकर उसने मुंह बनाकर देखा। यू नो व्हाट पंजाबी, तुम इसी किस्म की लड़कियां डिजर्व करते हो। वो महीन को देखते तंजिया लहजे में बोली। तुम्हारा मतलब क्या इस किस्म की लड़कियां? महीम ने गुस्से भरे अंदाज में कहा। एक होता है सोना, जिस पर किसी किस्म का कोई रंग नहीं चढ़ सकता, और एक होता है पीतल, जिस पर सोने का पानी भी फेरा जा सकता है, और तुम वही पीतल हो। मुंतहा खान तंजिया लहजे में बोली। मतलब तुम माही को पीतल कह रही हो और खुद को सोना? सोने को देखकर तो बंदर के अंदर अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। तुम्हें देखकर तो मुंह लगाने का दिल नहीं करता। साहद ने मुंह बनाकर कहा तो इसके तन बदन में जैसे आग सी लगी। इसे कहते हैं मुनाफकत। अगर ऐसी ही बात है तो दिन रात मेरे मुंह क्यों लगते हो? हर वक्त तुम्हारी शक्ल दिखनी पड़ती है। मुझे जो बालकनी पे जाकर चाय पीनी होती है तब वहाँ आकर तुम खड़े हो जाते हो। मेरा सारा मूड गड़गड़ा कर जाता है। काश कि मैं जादू की छड़ी घुमाकर तुम्हारा घर गायब कर सकती, और तुम्हें भी। वो गुस्से से फनकार कर बोली। ओ हेलो, हमारा घर तो वहाँ पर पहले से मौजूद था। तुम लोग अपने कोर्ट से यहाँ पर हमारे शिफ्ट हुए थे घर पे। ऊपर से हमारे घर के सामने घर ले लिया। तुम्हारे पापा हमेशा मेरे बाबा से लड़ते रहते हैं किसी न किसी बात पर, और तुम मुझसे। वो तलबला कर बोला। सही कहते हैं लोग कि पठान होते ही लड़ाकू किस्म के लोग हैं, और मेरे बाबा कहते हैं कि पंजाबी जो होते हैं ना वो धोखेबाज होते हैं, दोस्त की पीठ में छुरा घोंपते हुए देखते नहीं। वो तड़क कर बोली। हम लोगों ने तुम्हारे साथ क्या धोखा किया, ज़रा ये भी बता दो।
जो तुम्हारे बाबा ये गलत पट्टियाँ तुम्हें पढ़ाते हैं ना, सिर्फ उनका जवाब दे दो मुझे आज। वो अपने बाजू चढ़ाते हुए नत्थे फैलाकर बोला, तुम अपनी शक्ल गुम करो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। वो कहते हुए उसे पीछे हटाकर आगे की जाने पड़ गई। डर गई तू खानजादी, ये बात मान ले। वो चिल्लाकर बोला तो वो वापस पलटी। डरती तो मेरी जूती भी नहीं है तुम लोगों से, लेकिन मेरे बाबा कहते हैं कि ऐसे पागल खर दिमाग लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेवकूफ़ से बहस करने वाला खुद बेवकूफ़ होता है। वो दिल जलाने वाले अंदाज में बोली और फिर आगे बढ़ गई। समझती क्या है खुद को खानजादी, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गुस्से से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया में आकर अपनी बाइक निकालने लगा तो उसकी नज़र मुंतहा की स्कूटी पर गई और एकदम से उसकी आंखों में एक चमक गूंदी। उसने इर्द गिर्द देखा और फिर पास जाकर उसकी स्कूटी का टायर पंक्चर करता अपनी बाइक की जाने पड़ गया। वो बुक्स उठाए बाहर आई और उसने स्कूटी को देखा तो उसका टायर पंक्चर था। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? वो रोहानसी होकर बोली और इर्द गिर्द देखने लगी। फिर वो बुक्स रखती स्कूटी को घसीटते हुए बाहर लाई और यूं ही चलाई। एक वर्कशॉप में पहुंची, स्कूटी वहां ठीक करने के देने के बाद टैक्सी करवा कर घर पहुंची। क्या बात है खानजादी, इसको पंक्चर हो गया है क्या? साद ने अपने टेरेस से उसे पुकारते हुए कहा। तो तेजी से पलटकर उसे बेयकीनी से देखने लगी। पंजाबी बंदर, तुमने मेरी स्कूटी को पंक्चर किया था ना? वो चीख कर बोली। हाँ किया था। तुमने मेरे साथ जो बदतमीजी की थी ना, उसकी इतनी सज़ा तो बनती थी कि तुम पैदल वर्कशॉप तक जाती। वो मुंह बनाकर बोला, तुम मेरे हाथों से मर जाओगे। वो सड़क से एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, ये तुम्हारी खामख्याली है। वो हंसते हुए बोला और अंदर चला गया। वो दिल ही दिल में से कोसती हुई अंदर आई तो रिदा ने उसे हैरत अंगेजी से देखा, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। क्या हुआ मुंतवा, तुम ठीक हो? रिदा ने पास आकर बोला, उस पंजाबी बंदर ने मेरी स्कूटी पंक्चर कर दी। पता है मुझे कितना ज़्यादा चल कर जाना पड़ा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं खानम, उस चीज़ का तो मैं बदला लेकर रहूँगी। वो तब कर बोली फिर गुस्से से कमरे की जानी पड़ गई। कुछ देर के बाद रिदा उसके पास आई, उंगलियां चटखाने के बाद उसे देखने लगी। क्या ऐसे क्यों देख रही हो खानम, कोई काम है क्या मुझसे? उसने पूछा। फहद ने आज बुलाया है, उनका बर्थडे है ना, तो प्लीज़ मम्मा से इजाज़त दे लो। तुम जानती हो ना मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, और वैसे भी उन्होंने मुझे अकेले नहीं जाने देना, साथ चलो ना। रीता ने कहा, मुझे नहीं जाना वहाँ पर, वो पंजाबी बंदर भी होगा, क्योंकि फहद भाई उसके बगैर तो कहीं जाते ही नहीं है। वो मुँह बनाकर बोली, ठीक है मैं फहद को मना कर देती हूँ। रीता ने अफसरदा लहजे में कहते हुए मोबाइल पकड़ा। अच्छा अच्छा, ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है, चल रही हूँ साथ। उसने कहा। ओ थैंक यू मेरी प्यारी सी बहना। रीता उसके गले लगते हुए बोली, क्या हो रहा है भाई, बड़ा लाड हो रहा है दोनों बहनों में? सदर बेगम ने अंदर आते हुए कहा, वो दरअसल मामा मेरी दोस्त की बर्थडे है तो मैं और खानम चले जाएं। उसने पूछा, अब रात के टाइम जाओगी तुम दोनों? वैसे ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अपनी दोस्त से कहो कि कल यूनिवर्सिटी में पार्टी दे दे और वहीं पर कराना, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी जाने की। सदैव ने कहा, मामा प्लीज़ ऐसे तो मत करे ना यार, जाने देना। उसने कहा, हरगिज़ नहीं। सदैव ने कहा, क्या हो रहा है, किस बात में बोला नहीं जा रहा? और मेरी बच्चियाँ इतनी अफसरदा क्यों खड़ी हैं? हमाद खान अंदर दाखिल होते हुए बोले तो वो जल्दी से भागते हुए उनके सीने से लग गई। अरे अरे क्या हुआ बेटे? हमाद खान ने हड़बड़ा कर पूछा। देखिए ना बाबा, मुझे मामा बर्थडे पार्टी पे नहीं जाने दे रही। आप कहिए ना जाने दें हमें, प्लीज़, प्रॉमिस करते हैं जल्दी वापस आ जाएंगे। वो जल्दी से बोली, अरे सदब जाने दीजिए ना बच्चों के, यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के। हमाद खान ने अपनी लाडली की साइड लेते हुए कहा, ठीक है चले जाएं लेकिन जल्दी आ जाएं वापस। हमाद खान ने कहा, और सदब खान उनकी बात टाल दी, ये हो ही नहीं सकता। फिर रिदा तो जल्दी से तैयार होने लगी थी, मगर वो अपने मखसूस उल जुलूल वाले हुलिये में ही मौजूद थी। यार आज तो कपड़े चेंज कर दो ना, कुछ अच्छा सा पहनो ना, हर वक्त तुम ये ट्रैक सूट पहले पहने रखती हो। तुम्हारी शलवार की तो भी है ना, वो पहन लो। रिदा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो कि मोबाइल में कार्टून्स देख रही थी। प्लीज़ खानम, मुझसे नहीं होता ये सब, और ना ही मैं कंफर्टेबल रहती हूँ ऐसे ड्रेसेस में, यही ठीक है। वो जल्दी से बोली। रिदा ने तासुब से उसे देखा, जो कि ट्राउज़र के साथ खुली शर्ट पहने हुए थी जिस पर कार्टून्स बने थे। कौन कह सकता था कि इसका बीएससी ऑनर का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। 20 साल की होने वाली थी, मगर इसको बचपना था कि जाता ही नहीं था। कुछ देर के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचे तो फहद वहीं पर खड़ा था। फहद ने पास आकर उन्हें सलाम करते उसका हाल अहवाल दरियाफ्त किया और फिर इनको लेकर एक टेबल के दरमियान आ गया। वो अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर टांगे पसारे बैठा साद को देखकर इसका हलक कड़वा हो गया। उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और रिदा को बड़े एहतराम से मिला और इसको देखकर मुंह बनाकर रुख फेर गया। पंजाबी बंदर। वो दांत पीस कर बड़बड़ाती बैठ गई। खानम यहाँ पर ना होती ना तो तुम्हें इसका बहुत अच्छे से जवाब देता। उसके कान के पास बोला तो वो मुड़कर उसे खाने जाने वाली नज़रों से देखने लगी। मैं भी तुम्हारी बाई की वजह से चुप हूँ और न तुम जैसे बंदर के मुँह न लगूँ।
वो भी तंग कर बोली और फिर बबल गम के पटाखे फोड़ती इधर उधर देखने लगी। गंदी लड़की है, अब इसको मुंह से निकाल दो, मुझे उलझन हो रही है। वो कुछ देर कर बात झंझला कर बोला, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे हलक में जायका जा रहा है। वो चिल्ला चिल्ला कर बोली, मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, ऐसी बकवास तुमने दोबारा की। वो इस बार ऊंची आवाज़ में बोला तो फहद और रिदा इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हो गए। तुम दोनों फिर से लड़ना शुरू हो गए? फहद ने गुस्से से कहा। मैं नहीं लड़ता, ये जो खानजादी है ना मेरा दिमाग ख़राब कर देती है, इसे तो किसी में बैठने की भी तमीज़ नहीं है। वो नाकवारी से बोला, ओ हेलो मिस्टर तमीज़ुद्दीन, तुम्हें तो तमीज़ जैसे पूरे शहर में बांटी जाती है ना, खुद जो करते फिरते हो उसका क्या? जब देखो यूनिवर्सिटी में लड़कियों के आगे पीछे घूमता रहता है। पता है फहद भाई, अगर कहीं पर लड़कियों का जुमगट्टा जमा हो ना तो समझो इनके दरमियान ये फजूल तरीन इंसान बैठा है। वो तंग कर बोली, हाँ तो तुम क्यों जल रही हो? कहीं ये वजह तो नहीं कि मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं करवाता? वो तंजिया लहजे में बोला, मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं तुम जैसे इंसान की एक नज़र उल्फत के लिए भी तरसूंगी? रीना पुदीना जैसी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं, मैं तो कभी तुम्हें मुंह ना लगाऊं, मेरा बस चले तो तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं। वो चीख कर बोली और फिर दोनों ही वो लड़ाई शुरू हो चुकी थी कि वो लोग अपने कैबिन से निकल के उनके कैबिन की तरफ देखने लगे थे और फहद रिदा इन्हें चुप करवाने की नाकाम कोशिश करके अब सर थामे बैठे थे, मगर वो दोनों तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या होगा हमारा फहद? ये दोनों जिनसे हमने उम्मीद लगा रखी कि घर वालों को मनाएंगे, इन दोनों की तो खुद की नहीं बनती। कहीं किसी दिन इसी तरह अपने अपने बाबा को मजीद भड़का ना दे। वो तो पहले एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। रिदा रूहान सी होकर बोली तो फहद ने भी संजीदगी से नहीं देखते पुरसोच अंदाज में सर हिला दिया। उन दोनों को किस तरह दोस्ती हो सकती है? रिदा ने बेबसी भरे अंदाज में कहा तो महज कंधे झुका कर रह गया। राना शजात राजपूत और हमाद खान आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन वक्त के साथ साथ शजात राजपूत का प्रमोशन हो गया, मगर हमाद खान पीछे रह गए। इस चीज़ का हमाद खान को बहुत गलत था, क्योंकि वो शजात राजपूत से ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उस बात की वजह से दोनों में पहली बार लड़ाई हुई और दोनों दोस्त आपस में अलग हो गए। हमाद खान को जहाँ अपनी पढ़ाई पर गुरूर था, वहीं शजात राजपूत को अपने आबाओ अजदाद की दौलत पर। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आर्मी में बहुत कुछ किया और फिर रिटायरमेंट के बाद इत्तेफाक से दोनों के घर भी आमने सामने हो गए। शुजात राजपूत का खानदान तो बरसों से शहर में शिफ्ट था और इनकी गांव में कई ज़मीनें थी जिनकी रखवाली के लिए वहाँ पर मुंशी था, मगर हमाद खान भी अपने बेटों की पढ़ाई के सिलसिले में आज से तकरीबन दो दराज कोट से 10 साल पहले लाहौर में शिफ्ट हो गए और घर भी शुजात राजपूत के सामने का ले लिया। और दोनों की दोस्ती इन 10 सालों में फिर दोस्ती में नहीं बदती। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। दोनों ने होटल खोल रखे थे, मगर शुजात राजपूत को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते थे क्योंकि उनका होटल काफ़ी पुराना था और अब तो इन्होंने एक और जगह पर अपना 5 स्टार होटल भी बना लिया था। लेकिन हमाद खान ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटा सा रेस्टोरेंट लिया और फिर इसको थोड़ा सा बड़ा किया और इनको बड़े पैमाने पर कोई प्रोजेक्ट भी नहीं मिलता था। बड़े बड़े फंक्शंस के लिए लोग शुजात राजपूत के होटल को ही चुनते थे। जहाँ ये दुश्मनी इन दोनों में थी, वहीं पर साथ और मुंतहा में भी मुंतकिल हो चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ फहद और रिदा यूनिवर्सिटी से एक दूसरे के करीब आ चुके थे और उनकी मोहब्बत को 4 साल हो चुके थे, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि अपनी फैमिली को बता सकता। लेकिन उन्होंने इन दोनों को बताया। कुछ देर तो वो दोनों शौक से एक दूसरे को देखते रहे, मगर फिर अपनी बहन भाई की खुशी की खातिर उन लोगों ने उनके रिश्ते को कबूल कर लिया और घर में फ़िलहाल किसी को कुछ नहीं बताया था। मगर इन्होंने कहा था कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो घर भर के लाडले थे, तो इसीलिए इन्हें उम्मीद थी कि वो दोनों मना लेंगे। लेकिन इसके लिए इन दोनों का रिश्ता भी कुछ दुरुस्त होना चाहिए था। लेकिन इनकी तो लड़ाई ही ख़त्म नहीं होती थी। अब बस कर दो तुम दोनों, और कितना लड़ोगे? हद होती है किसी चीज़ की। कब से देख रही हूँ मैं। रिदा इन दोनों के पास जाकर चिंकार कर बोली। वो दोनों बुरे बुरे मुंह बनाते हुए चुप हो गए। खाना खाने के बाद वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों की जाने पड़ गए। हद होती है किसी चीज़ की। फहद की सालगिरह थी, इतने अहम दिन भी तुम लोगों ने अपनी लड़ाई ख़त्म नहीं की और उनका दिन ही ख़राब कर दिया। रिदा ने झंझला कर कहा। मैं बिल्कुल ठीक मूड में आई थी, मगर वही मुझसे लड़ने लग गया। वो तंग कर बोली, अगर वो कोई बात कर रहा था तो तुम चुप रहती, मगर नहीं, तुम्हें तो खुद मज़ा आता है उसके साथ लड़ने में। रिदा ने गुस्से से कहते हुए गाड़ी स्टार्ट की और घर पहुंचकर भी रिदा उससे बात तक नहीं की थी। प्लीज़ खानम बात करे ना मुझसे। वो जला कर बोली, क्यों करूँ मैं तुमसे बात, जाओ मुझे नहीं करनी। रिदा ने रूठे अंदाज में कहा, अच्छा मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आइंदा उससे ठीक से रहने की कोशिश करूँगी। वो जल्दी से बोली, मुझे तुम्हारे प्रॉमिसेस का पता है, तुम कभी भी पूरा नहीं करती। रिदा ने कहा तो वो झंझला कर उसे देखने लगी। आप अच्छी तरह जानती कि मैं कर सकती हूँ पूरा, लेकिन वो शख्स ही मुझे करने नहीं देता। पता है कितना जज करता है वो मुझे। वो मुंह बनाकर बोली,
اسے زیادہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی کوئی کام نہیں ہو۔ ریتا نے تھنگ کر کہا۔ ابھی تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی اور ابھی سے اپنے دیور جی کی سائڈ لینے لگ گئی ہیں۔ وہ چلا کر بولی۔ وہ بہت اچھا ہے، باقی لڑکے اس سے کیوں نہیں چڑھتی؟ تم اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہو نا، اسی لیے وہ اس طرح تمہارے ساتھ کرتا ہے۔ اگر تم خود کو سدھار لو نا تو وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا۔ ریتا نے کہا۔ مطلب سارا قصور میرا ہی ہے؟ وہ تو معصوم اور بھولا بھالا ہے نا، لیکن اب میں آپ کے اس بولے والے ہونے والے دیور کے ساتھ بات بھی نہیں کروں گی، یہ میرا خود سے بھی وعدہ ہے۔ وہ طرف کر بولی اور پھر چادر تان کر لیٹ گئی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس نے ساتھ کے ساتھ بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ بہانے سے اسے پنگے لینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا، تو اس کی حرکت پر جیسے وہ جھنجھلا سا گیا۔ گھر آ کر بھی وہ بے چین سا بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا کہ فہد نے اس کے پاس آ کر اسے غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے، کافی پریشان لگ رہے ہو؟ فہد نے پوچھا۔ کیا بتاؤں آپ کو کہ آج کچھ انہونا ہو چکا ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولا تو فہد پریشان ہو گیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ فہد نے پوچھا۔ بظاہر تو سب ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں عجیب سا فیل ہوا۔ آج میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس سے کئی پنگے بھی لیے، وہ بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو ایسے انجان بن کر پھر رہی تھی جیسے میں ہوں ہی نہیں، کسی اور سے بات کر رہا ہوں۔ تب سے اب تک مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے وہ خاندادی کچھ نہ کچھ سوچ کر بیٹھی ہے۔ اس کا سازشی ذہن میرے خلاف کوئی سازش رچ رہا ہے۔ ساتھ نان سٹاپ بولا جا رہا تھا اور فہد اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے شرم آ گئی، مگر تمہیں نہیں آئی؟ اسے اپنی بہن کی خوشیوں کا خیال ہے، مگر تمہیں اپنے بھائی کی خوشیوں کا ذرا خیال نہیں۔ پتہ ہے وہ اپنی بہن کی خاطر چپ تھی، مگر تم تو شاید چاہتے ہی نہیں ہو کہ میری شادی اس سے ہو۔ فہد دب کر بولا تو سٹ پٹا سا گیا۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں ایسا کیوں کروں گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہی صرف اپنی بہن سے پیار کرتی ہے؟ میں بھی اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا ہوں، بس آئندہ کے لیے آپ کی خاطر لڑنا بند۔ وہ جلدی سے بولا۔ چلو دیکھتے ہیں کتنے دن تک تم لوگ اپنی بات پر قائم رہتے ہو۔ فہد گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد یونیورسٹی سے ایک ٹرپ ایبٹ آباد جا رہا تھا، جس میں بی ایس سی آنرز اور ایم بی اے کے اسٹوڈنٹس جانے والے تھے۔ وہ اپنے جانے کی تیاری کر رہا تھا، مگر اسے پتہ چلا کہ سامنے منتہا خانزادی کے والدین اس کے ایبٹ آباد جانے کے خلاف ہیں۔ وہ کچھ مایوس سا ہو گیا، اسے لگا اسے بھی نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگلے دن جب وہ بس میں بیٹھنے لگا تو منتہا بس میں داخل ہوئی اور اپنا بیگ رکھتی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے لڑکوں والی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ تمہارے اندر کوئی لڑکیوں والی بات ہے کہ نہیں؟ پہلے ہی ڈفر قسم کے کپڑے پہنتی ہو، کارٹونز والے، اور آج ابا حضور کی جیکٹ پہن کر آئی ہو کیا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ ہاں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں اپنے بابا کی بیٹی نہیں، بیٹا بھی ہوں، تو مجھے جو مرضی پہن سکتی ہوں میں۔ دیکھو میرا ٹیلنٹ، میں تو بیٹی ہونے کے ساتھ بیٹا بھی بن گئی، مگر تم بیٹے ہونے کے ساتھ بیٹی بن سکتے ہو کیا؟ وہ منہ بنا کر بولتی ببل گم کے غبارے پھوڑتی باہر دیکھنے لگی۔ وہ جو چہرے پر اپنی ٹوپی رکھے سیٹ کی بیگ سے ٹیک لگائے بیٹھا سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ منتہا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اے پنجابی، مجھے کھڑکی کے پاس بیٹھنے دو نا۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے بولی۔ ہرگز نہیں بیٹھنے دوں گا، جو پہلے آتا ہے نا وہی بیٹھتا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ میرا دل بہت خراب ہو رہا ہے، پلیز بیٹھنے دو نا۔ وہ التجائی انداز میں بولی۔ نا کا مطلب نہ ہوتا ہے خانزادی، اور میں نہ بول دیا سو بول دیا۔ اطمینان بڑے لہجے میں بولا تو منتہا نے اسے دانت کچکچا کر دیکھا۔ اگر مجھے الٹی آئی نا تو میں جھولی میں کر دوں گی تمہاری۔ وہ جان بوجھ کر ابکائی والی آواز نکال کر بولی تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا۔ خبردار، اگر تم نے ایسی حرکت کی میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ وہ ترک کر بولا۔ اب الٹی پر تو کنٹرول نہیں ہوتا نا، پلیز پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تمہاری جھولی میں سچ میں کر دوں گی۔ وہ دوبارہ بولی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ وہ جلدی سے ونڈو کے پاس آ کر باہر جھانکنے لگی اور بڑبڑاتا اس کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ اطمینان سے باہر کے نظاروں میں کھوئی تھی۔ شام تک لوگ ایک گیسٹ ہاؤس میں پہنچ چکے تھے۔ ہر کمرے میں دو دو لڑکیاں اور اسی طرح دو دو لڑکے رہنے والے تھے۔ ان لوگوں نے فریش ہونے کے بعد باہر جا کر ڈنر کرنے کا پلان کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک ہوٹل میں پہنچے۔ ہلے گلے کے دوران وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ پروفیسر کے کہنے پر ایبٹ آباد کی اسپیشل چائے ان کے لیے پیش کی گئی۔ وہ لوگ چائے پیتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے اور ساتھ اپنی گرل فرینڈ سوہا کے ساتھ کہیں وہ باہر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جیکٹ پہن کر باہر آئی تو ساتھ وہاں بینچ پر بیٹھا سوہا کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہا تھا۔ وہ سر چڑھ کر آگے کی جانب بڑھ گئی۔ بے دھیانی میں وہ نہ جانے کہاں کی کہاں نکل چکی تھی۔ ہوش دبایا جو اس کے 3 لڑکے آوازیں کستے ہوئے آئے، وہ پریشان سی ہو کر ارد گرد دیکھنے لگی تو سب طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ اس کا دل جیسے سہم سا گیا۔ ارے جانم بات تو سن لیجیے، ایک لڑکے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس نے مڑ کر ایک رک کے تھپڑ مارا۔ وہ لڑکا اسے گالی نکالتا اس کی طرف لپکا، تیزی سے مڑتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی۔
साथ बज़ाहिर तो सोहा के साथ बिजी था, मगर निगाहें मुंतहा पर ही थी, जो कि इर्द गिर्द से बेखबर न जाने कहाँ खोई हुई थी। फिर वो चलती हुई आगे को बढ़ गई। साथ की निगाहें उसके ओझल होने तक उसका पीछा किया, मगर कुछ देर के बाद जब वो वापस पलट कर नहीं आई तो साथ सोहा को अंदर जाने का कहता उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे चला गया, मगर वो वहाँ पर कहीं नहीं थी। वो परेशान सा तकरीबन दौड़ता हुआ एक सिमत में भागता जा रहा था। फिर अचानक उसे सामने से भागती हुई अपनी सिमत दिखाई दी और उसके पीछे 3 लड़के थे। वो साथ के साथ टकराई तो उसकी चीख निकली और साथ पर जैसे ही निगाह पड़ी तो जल्दी से उसके बाजू को थामते हुए पीछे छुप गई। अरे वाह, ये खानजादी भी डरती है, वो दिल ही दिल में बोला और फिर उन लड़कों के साथ उलझ गया। कुछ देर में वो बुरी तरह एक दूसरे से उलझे हुए थे और उसी टाइम पुलिस की गाड़ी वहाँ से गुजरी और उनके पास आकर ठहरी। ओए, क्या हो रहा है ये? लेकर चलो इन्हें फ़ौरन, इंस्पेक्टर चलाकर बोला तो मुंतहा ने घबराकर साथ का बाजू थाम लिया। फिर वो इन 5 को ही पुलिस स्टेशन ले आए। अब क्या होगा? साथ अगर घर में किसी को पता चल गया ना तो मैं पुलिस स्टेशन में हूँ तो मामा और पापा बहुत परेशान हो जाएंगे। वो मन मनाती हुई बोली, तुम बस चुप करके खड़ी रहो, मैं यहाँ पर हूँ, जो बोलूँगा उसमें हाँ में हाँ मिलाना। वो पश्तो में बोला तो उसने बेयकीनी से देखा। तुम्हें पश्तो भी आती है? उसने जवाबन पश्तो में पूछा। जी हाँ खानजादी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पश्तो, सराइकी, फ़ारसी सब आती है। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला। अरे वाह, तुम तो बड़े ज़हीन हो, मैं तो तुम्हें अहम ही समझ रही थी। ओए, किस ज़ुबान में बात कर रहे हो? इंस्पेक्टर ने पास आकर मशकूक अंदाज में देखते हुए पूछा। भाईजान, मेरी बीवी पठानी है ना, तो इसको पंजाबी और उर्दू समझ नहीं आती, तो इसलिए इससे मैं पश्तो से बात कर रहा हूँ। वो जल्दी से बोला तो मुंतहा ने से बेयकीनी से देखा और इससे पहले कि वो कुछ बोलती उसका ज़ोर से बाजू दबाया। अच्छा, तो मियाँ बीवी हो, नाम क्या है तुम्हारा? इंस्पेक्टर ने पूछा। राणा साद राजपूत। वो जल्दी से बोला तो इंस्पेक्टर ज़ोर से चौंक गया। ओए, तुम पंजाबी हो तो पश्तो में कैसे बात कर रहे हो? इंस्पेक्टर ने मशकूक अंदाज में पूछा। फंस गया पंजाबी बंदर अपने ही झूठ में। वो दिल ही दिल में झंझला कर बोली, क्यों भाई साहब, एक पंजाबी की और पठान की शादी नहीं हो सकती क्या? मैं इन चीज़ों का नहीं मानता, ये ज़ात पात मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती। और जी, आपने सुना ही होगा कि इश्क ना पूछे ज़ात। बस मुझे एक तूफ़ानी किस्म का इश्क हो गया इस खानजादी से, तो बस फिर मैं तो पड़ गया पीछे पश्तो के और सीख कर ही दम लिया और फिर मैं पश्तो में ही ज़ाहिर मोहब्बत किया। साद ने कहा, अरे वाह, कमाल कर दिया तूने। पता है मैं भी एक पंजाबी हूँ, लेकिन वह ट्रांसफ़र यहाँ हो गया, अपने पंजाब के लिए तरस रहा हूँ। इंस्पेक्टर बोला। ओह अच्छा सर जी, फिर तो हम भाई भाई हुए ना? वो जल्दी से बोला। और तूने ये इश्क किया है ना, ये ठा करके मेरे दिल पर लगा। और जो तुमने बात की ना इश्क की ना पूछे ज़ात, वो तो कमाल है। पता है मैं भी किसी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसका बाप ही नहीं माना, ज़ात को बहुत मानता था ना। हमारे प्यार का एंड हो गया, अब उसके बच्चे मुझे मामा जी बोलते हैं। इंस्पेक्टर ने गमज़दा अंदाज में कहा तो साद ने बमुश्किल अपनी हलक से उमड़ता कहका ज़ब्त करते मुंतहा को देखा, जो कि अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह के आगे हाथ रख रही थी। खैर ये बात छोड़ो, तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरी बीवी चलती हुई ज़रा मेरे से आगे निकल गई थी और मैं ज़रा पीछे रह गया था और इन लोगों ने मेरी बीवी को छेड़ना शुरू कर दिया। बस फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उलझ पड़ा इनसे। अब देखे ना, मैं भी तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी बीवी को एक नज़र भी देखे, मगर उन लोगों ने उनको इसको हाथ भी लगाया, तो अब मेरा लड़ना तो बनता था ना सर जी। वो जल्दी से बोला। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, अब इनकी छित्रोल जो मैं करूँगा ना, इनको लग पता जाएगा। इंस्पेक्टर बूटा चौधरी कैसा कड़क पुलिस ऑफिसर है। इंस्पेक्टर ने दांत पीस कर कहा, जी जी पाजी, अच्छा खासा सबक सिखाएगा इनको, ताकि ये आइंदा किसी की बीवी माँ बहन को छेड़ ना सके। साथ जल्दी से बोला, बिल्कुल फिक्र ना करो बेटा जी, इनकी तो ऐसी छितरोल करूँगा ना कि इनको आइंदा वाली नस्लें भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगी। इंस्पेक्टर ने कहा, सर जी, फिर हम लोग चलें? साद ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, अब मेरी गाड़ी आपको आपके होटल में छोड़ेगी, हनीमून के लिए आए थे ना मेरे पुत्र। उन्होंने चौंक कर कहा, जी जी सर जी। वो जल्दी से बोला और साथ ही मुंतहा को देखा, जो कि खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रही थी। फिर उससे पहले कि वो मज़ीद कोई बात होती, एक कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ। सर, बड़ी ही तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई है, वो सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। कांस्टेबल की बात पर वो दोनों परेशान हो गए। काका जी, बहुत अफसोस की बात है कि अब इस वक्त आपको उस होटल में नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि बाहर के सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन आप मेरे साथ चलिए, मेरा घर यहाँ से पास ही है, तो मेरे घर ठहरिए आप रात पर, और इंशाल्लाह सुबह होते ही आपको आपके होटल पहुंचा देंगे। इंस्पेक्टर ने कहा तो साथ ने लब चबाते हुए मुंतहा को देखा और फिर ना चाहते हुए भी हामी भर ली, मगर मुंतहा के चेहरे पर गसीले तासुरात थे। फिर इंस्पेक्टर के साथ उनके घर आए और उनकी बीवी और बच्ची उनसे मिलकर बहुत खुश थे। मुंतहा उस बच्ची के साथ खेल रही थी और इतनी देर में इंस्पेक्टर की बीवी ने उनको खाना लगवा दिया। उन लोगों ने खाना खाया और इंस्पेक्टर के साथ एक रूम में आ गए। रूम में मौजूद सिंगल बेड देखकर साद ने फिर से मुंतहा को देखा। प्लीज़, अगर लड़ना है तो पुश्तों में लड़ लेना, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं।
इंस्पेक्टर के जाते ही वो जल्दी से बोला, मुझे तुम पर इंतहाई गुस्सा आ रहा है, हद होती है किसी चीज़ की, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो मुसलसल। वो इंतहाई गुस्से से बोली, अच्छा ठीक है, मैंने जो किया सो किया, अब प्लीज़ सिर्फ एक रात की बात है, एडजस्ट कर लो। वो हाथ जोड़कर बोला, मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रहूँगी। मेरी मामा कहती है कि मर्द और औरत के दरमियान तीसरा शैतान होता है। रात को अगर तुम्हारे अंदर का शैतान जाग गया तो मैं तो सुबह किसी को मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहूँगी। वो तब कर बोली तो साद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम मुझे हवस का पुजारी समझती हो क्या? और तुम में ऐसा है क्या जो साद राजपूत तुम्हारी तरफ देखेगा? अरे तुम्हारी तरफ देखकर तो बंदे की फीलिंग्स भी नहीं आती। और पता नहीं इन 3 लड़कों को तुम में क्या नजर आया जो तुमको छेड़ने बैठे। वो मुंह बनाकर बोला तो इस बार मुद्दा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? मेरे अंदर लड़कियों वाली कोई बात नहीं है? वो गुस्से से बोली, हाँ यही कहना चाहता हूँ मैं। तुम्हें तो देखने को दिल नहीं करता, पता नहीं तुम्हारे मुंह क्यों लग गया जाता हूँ, और पता नहीं मुझे कौन सी मुसीबत पड़ी जो मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच गया। वो लड़ते लड़ते उर्दू में बोलना शुरू हो चुके थे। हाँ तो मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम झूठ बोलो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और तुमने बीवी तो छोड़ो, तुमने मुझे अपनी महबूबा ही बना डाला। हाँ हाँ गलती होगी मुझसे, अच्छा होता मैं तुम्हें बचाता ही ना। तुम मेरी तो क्या, तुम दुनिया में किसी की भी महबूबा बनने के लायक नहीं हो। अरे तुम्हारा तो शौहर भी तुम्हें देखकर नापसंद कर देगा, मर्दनुमा लड़की। वो चंगार कर बोला और इसी वक्त दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर बूटा चौधरी हाथ में पिस्टल पकड़े खड़ा था। तुम लोगों ने मेरा मजाक बनाया, इंस्पेक्टर बूटा चौधरी का हमारे जज्बात के साथ खेला, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और कल सुबह तुम दोनों का निकाह होगा। इंस्पेक्टर की बात पर दोनों के रंग मुतगीर हो गए। फिर साथ वो इनकी मिन्नतें करने लगे, मगर वो टस से मस ना हुआ। वो उन्हें अलग अलग कमरों में लॉक करके चला गया। अगले दिन सुबह को मौलवी और गवाह और यहाँ तक कि वकील भी मौजूद था। चुपचाप निकाह कर लेना, वरना दूसरी सूरत में एक लंबे अरसे के लिए जेल में डाल दूंगा। और हाँ, अगर ज़्यादा कुछ और करने की कोशिश की ना, तुम दोनों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूंगा। पुलिस वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए, और मुझे से तो बिल्कुल भी नहीं। सर जी, हम मानते हैं हमने झूठ बोला, अगर हमें इतनी बड़ी सज़ा तो मत दीजिए। और ऐसी शादी नहीं होती सर, जब तक हम दोनों राज़ी नहीं होंगे तो हमारी शादी कैसे मुनाकिद हो सकती है? साहद ने तेज़ लहजे में कहा, मेरे नज़दीक सब कुछ हो जाता है, लोगों की यार शादी भी यहाँ होगी और सुहाग रात भी। इंस्पेक्टर की बात पर साहद ने मुट्ठियाँ बींच ली, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो बुरी तरह फंस चुके थे। निकाह के बाद वो पूरा दिन अपने कमरे में रहे। इंस्पेक्टर ने बाहर लॉक किया हुआ था। वो मुसलसल रो रही थी। साहद ने बेजारी भरे अंदाज में उसे देखा और उसके पास आया। क्या तकलीफ़ है तुम्हें, क्यों रो रही हो? जो हो गया सो हो गया, ये निकाह नहीं हुआ, इतनी बात याद रखो, क्योंकि ना तो तुम राज़ी थी ना मैं राज़ी था। उन लोगों ने बंदूक की नोक पर हमसे इजाबो कबूल करवाया है, और ऐसे अजाबो कबूल से निकाह नहीं होता। वो मुतमिन अंदाज में बोला। वो मुंतहा इस बेहद इंसान को देखा, ये सब तुम्हारी वजह से। तुमने झूठ पे झूठ बोला, जिसकी वजह से हमें ये बुरी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। अगर तुम सच बयान कर देते तो ऐसा कुछ ना होता, और ना ही इंस्पेक्टर साहब गुस्से से हमारा निकाह करते। वो चीख उठी, हाँ तो चुप क्यों रही थी? तुम बोल देती, तुम्हें कौन सी ज़ुबान नहीं थी? वैसे तो बहुत चलती है। जब मैं वहाँ बोल रहा था तो तुम आगे से आकर सच क्यों नहीं बताया? वो बहुत तलख लहजे में बोला, तुमने ही मुझे मना किया था। वो तलख लहजे में बोली, अच्छा, जैसे पहले तो तुम मेरी बात हमेशा मानती हो ना, आज तक तुमने कब मेरी बात मानी है जो अब मानी है? वो तरक कर बोला, फिर सोफे पर जाके लेट गया। अगले दिन सुबह जब रास्ता क्लियर होने के बाद वहाँ से निकले तो इंस्पेक्टर बूढ़ा चौधरी उनके पास आया। ये तुम लोगों का निकाहनामा, आइंदा से याद रखना, कभी झूठ मत बोलना, और मुझ जैसा आदमी अगर तुम्हारे पल्ले पड़े ना तो बहुत बुरा होगा। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना, शादी तो हो चुकी है, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी आंखों में नजर आती है एक दूसरे के लिए, तो बस ठीक है, लगे रहो इसी तरह। नोक चौक में प्यार छुपा होता है। इंस्पेक्टर बूढ़ा चौधरी ने कहा तो तलख अंदाज में मुस्कुरा दिया। गलत फहमी आपकी कि हम एक होंगे, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, और इस जैसी लड़की को कभी भी मैं अपनी बीवी तस्लीम नहीं करूँगा। इसे तो मैं अपनी दोस्ती के लायक भी नहीं समझता, और मेरा तो दिमाग ख़राब हुआ था जो इसको बचाने के लिए पहुँच गया और अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। ये निकाहनामा आप फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दीजिएगा, क्योंकि हमारे नज़दीक इस निकाह की कोई अहमियत नहीं है। ये निकाह हुआ ही नहीं। सिरे से आप कैसे इस निकाह को निकाह कह सकते हैं, जबकि शरीयत ऐसे निकाह को नहीं मानती। ना मेरा दिल राज़ी था कबूल करने को, और ना इसका। आपने ज़बरदस्ती हमें एक दूसरे के साथ बनाया। अब बस खेल ख़त्म, जा रहे हैं। आप उम्मीद करते हैं कि दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। वो निकाहनामा इग्नोर करते हुए बोला, लेकर जाओ ये। वो तो नहीं माना, मगर तू तो लड़की है ना, इस बात को समझ, और ये निकाहनामा पकड़ जाकर अपने घर वालों को बताना। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं इसकी बात से कभी भी एग्री नहीं करती, लेकिन पहली बार एग्री कर रही हूँ।
मैं इस निकाह को नहीं मानती। आप जो करना है कर लिया, अब हमारी मर्जी। आपका और हमारा रास्ता अलग है। उम्मीद करते हैं दोबारा नहीं मिलेंगे। वो भी तंग कर बोली और तनफन करती बाहर निकल गई। पीछे करा इंस्पेक्टर हैरानगी से अपने हाथों में पकड़े उस निकाहनामे को देख रहा था और फिर सर चटक कर उस निकाहनामे को अपने फाइल के अंदर रखा और अंदर की जाने पड़ गया। वो लोग जब होटल पहुंचे तो सब लोग उन्हीं को लेकर परेशान थे और जब अंदर दाखिल हुए तो सुहा जल्दी से आकर उनके गले लगी। बेबी तुम कहाँ चले गए थे? पता नहीं कितनी परेशान हो गई थी मैं। क्या है ना बेबी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि मैं उस पागल को बचाने चले गया और मुसीबत में फंस गया। हम जेल में थे पूरी रात। साद ने चबा चबा कर कहा तो मुंतहा ने से खूनख्वार निगाहों से देखा, मगर बिना कुछ बोले वो तेज़ी से अंदर की जाने पड़ गई। अगले दिन वो लोग मुख्तलिफ मकामात पर घूमते रहे, फिर वापसी के लिए निकल गए। वापसी पर साद जानबूझकर सोहा के ज़्यादा करीब जा रहा था। फिर कुछ देर के बाद जब सोहा उठकर गई तो उसके पास आकर बैठ गया। तुम शायद ये समझ रहे हो कि मुझे जलाओगे और मैं जल जाऊंगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं। तुम जिस भी लड़की के साथ घूमो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो पास आकर बोली, ओ हेलो, मैं क्यों जलाऊंगा तुम्हें? मुझे और कोई काम नहीं है। वो तो मेरा दिमाग कल से तुम्हारी वजह से ख़राब हुआ था, इस वजह से सोहा से सुकून हासिल कर रहा था। उसको देख कर तो देखे कितनी राहत होती है। लगता है कि वो एक लड़की है, कितनी हसीन, और उसका फिगर देखो देखो ना, निगाहें टिक जाती हैं। वो एक आंख दबाकर बोला तो मुंतहा का हलक तक कड़वा हो गया। तुम इंतहाई चीप किस्म के इंसान हो। लड़कियों को किस निगाहों से देखते हो, आज मुझे पता चल गया। अच्छा हुआ तुम मुझ में लड़की नजर नहीं आती। अगर किसी दिन तुम मुझे इस तरह देखा ना तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। वो तरक कर बोली, ओ हेलो मिस मर्दाना खानजादी, तुम में ऐसा कुछ नहीं है कि साद राजपूत तुम्हें दूसरी निगाह बढ़कर देखे? अरे तुम्हारी तरफ देखकर तो बंदे को फीलिंग्स ही नहीं आती, और पता नहीं इन 3 लड़कों को तुम में क्या नजर आया तो तुमको छीड़ बैठे। ऊंची आवाज में बोला तो सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। मुंतहा का गुस्से से बुरा हाल हो गया। साथ ही सब खैरियत है ना? सोहा ने पास आकर पूछा। कुछ नहीं सोहा बेबी, इसको लग रहा है कि मैं इसको नज़र बढ़कर देखूंगा। ये यहाँ पर फरहान है, जवाद है, सलीम भी है। ये तुम लोग बताओ, इसे देखकर तुम्हारे अंदर फीलिंग जागती है? वो इसका मजाक बढ़ाते हुए बोला तो सबके सब कहका लगा कर पड़े। मुंतहा की आंखें भीगने लगी और वो इसे शिकवा खुना निगाहों से देखने लगी और चुपचाप उठकर वापस अपनी सीट पर आ गई। फिर पूरा रास्ता खामोशी से कटा, मगर जब वो घर पहुंची वहां पर एक क़यामत आकर गुजर गई थी। दोनों घर वालों को फहद और रिदा के अफेयर के बारे में पता चल गया था और हमाद खान अपने दोस्त को फ़ोन करके फौरी तौर पर अपने बेटे से रिदा की मंगनी तय कर रहे थे। और दूसरी तरफ रिदा के कमरे में आई तो रिदा घंटों में सर्दी रो रही थी। खानम, उसने बेकरारी भरे अंदाज में पुकारा तो रिदा ने सर उठाकर देखा और फिर इसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। फिर उसे बमुश्किल चुप करवा कर बाहर आई तो हमाद खान के चेहरे पर दबे संजीदगी देखकर उसका दिल हौलने लगा। वो जो ये सोच कर आई थी कि जो कुछ वहाँ पर हो अपनी माँ और पापा को बताएगी, उसने ना बताने का फैसला कर लिया। और जब राना हाउस में दाखिल हुआ तो घर की फ़ज़ा अजीब सी अफसरदा थी। क्या हुआ मम्मा, सब ठीक है ना? उसने नफीसा बेगम के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा तो उन्होंने नम आंखों से उसे देखा। फिर उन्होंने सारी बात बताई तो वो सुनकर परेशान हो गया। मतलब बाबा ने भैया को डांटा सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने मोहब्बत की? वो तलख लहजे में बोला, बेटा जी मोहब्बत से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर उसने हमाद खान की बेटी से मोहब्बत की है और ये इस बात का मुझे एतराज़ है। शुजात राजपूत की आवाज़ पर वो पलटा, क्या हो गया बाबा आपको? मोहब्बत में ज़ात पात को देखना चाह रहे हैं आप? कब तक नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहेगा? वो तलख लहजे में बोला, बेटा जी ये नस्ल दर नस्ल की बात नहीं, बात सिर्फ और सिर्फ हमाद खान की है। दुनिया में किसी भी शख्स की बेटी और किसी भी ज़ात की हो, बल्कि अगर ये हमारी नौकरानी की बेटी को भी चुन लेगा ना, उसको भी कबूल कर लूँगा, मगर उस हमाद खान की बेटी को तो कबूल नहीं करूँगा। शुजात राजपूत ने कहा, आपके लिए दुश्मनी और अपनी अना अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यारी है, ये आपने बता दिया। ठीक है, आज अपनी अना के साथ जीत जाएंगे, लेकिन कल अपनी औलाद को हार बैठेंगे। फिर ज़िंदगी भर पछताएंगे कि काश आपने एक बार अपनी अना को पीछे रखते हुए अपने बेटों की खुशियों के बारे में सोचा होता। वो तलख लहजे में बोला तो शुजात राजपूत चुप हो गए। क्या होगा तुम्हें? अपने बाबा से किस तरह बात कर रहे हो? नफीसा बेगम ने उसे डांटते हुए कहा, मामा मैं इनसे कभी भी इस तरह बात नहीं कर सकता। इनमें जान बसती है हमारी, मगर क्या हमारी जान इनमें बसती है? अगर बसती है तो ये हमारी खातिर अपनी ज़िद को पीछे रखकर फहद भाई की मोहब्बत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि क्या रिदा खान आपको पसंद नहीं है बाबा? आप जब इनसे मिलते हैं आप शफकत से उनके सर पर हाथ रखते हैं। वो तलख लहजे में बोला तो वो चुपचाप वहाँ से पलट गए और लब भींच के फहद के कमरे में आया तो होंदे मुंह बेड पर लेटा था। फहद भाई, उसने पास जाकर पुकारा तो वो उठकर बैठ गया। उसकी सुर्ख अंगारा आंखों को देखकर दिल खड़ गया। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। वो उसके गले लगते हुए बोला, मुझे उसे देखना है प्लीज़, मेरी सांसें रुक जाएंगी। साथ
प्लीज़ मुझे एक नज़र दिखा दो, मैंने 3 दिन से उसे नहीं देखा, मैं पागल हो जाऊँगा। फहद अपने बाल मुट्ठियों में भींचे हुए करब से बोला। तो साद उसकी हालत देखकर परेशान हो गया। फिर वो बामुश्किल से बिस्तर पर लिटाकर बाहर आया और मुंतहा का नंबर मिलाने लगा। खानजादी, मुझे अभी मिलना है तुमसे। उसके फ़ोन उठाते हुए बोला। मैं नहीं आ सकती, घर में मेहमान आए हैं खानम को देखने। मुंतहा की बात पर वो धक से रह गया। व्हाट? तुम्हारी बहन ऐसे कैसे कर सकती है? मेरा भाई यहाँ पागल हुआ पड़ा है और वो बेहिस बनकर अपना रिश्ता पक्का करवा रही। तुम लड़कियाँ होती ही बेवफा हो। वो चीख उठा। ओ हेलो, मेरी बहन की हालत भी बहुत ख़राब है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। वो झंझला कर बोली। तुम अपनी बहन को लेकर बाहर आ सकती हो ना कल? भैया को मिलना है इनसे। वो जल्दी से बोली। हरगिज़ नहीं, पहले ही पापा गुस्से में है, और वैसे भी खानम कभी पापा के खिलाफ जाकर मिलने नहीं आएगी। वो तेज़ लहजे में बोली। तुम्हारी बहन ने मोहब्बत करने से पहले बाप को क्यों नहीं पूछा? तुम लड़कियों के ड्रामे ख़त्म होते ही नहीं है। वो तरक कर बोला तो तलमला उठी। बंद करो अपनी बकवास, और अगर निकलना मुमकिन हुआ तो बता दूंगी। वो तरक कर बोली और फ़ोन काट दिया। वो दांत पीस कर फ़ोन बंद करता बाहर निकल गया। बाबा, खानम बहुत उदास है तो ज़रा बाहर ले जाओ और मंगनी मंगनी की शॉपिंग ये कर लेंगे। उसने नाश्ता करते हुए पूछा तो हमाद खान ने बेख्तियार रिदा को देखा, जो कि बेदिली से खाना खा रही थी। हमाद खान के दिल को कुछ हुआ, मगर वो सर झटक कर रह गए। बाबा बताइए ना, मैं खानम को ले जाऊँ? उसने उम्मीद भरे लहजे में दोबारा सवाल किया, तो हमाद खान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो ज़बरदस्ती रिदा को लेकर शॉपिंग मॉल में चली आई और बेताब सी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। प्लीज़ तुम्हें जो लेना है जल्दी से लो, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। रिदा ने झंझला कर कहा। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आ जाए फिर शॉपिंग करते हैं। वो जल्दी से बोली तो रिदा वहीं चेयर पर बैठ गई। कुछ देर के बाद साद फाहद के साथ आता दिखाई दिया तो वो गहरा सांस भरती रिदा को देखने लगी, जो कि सर झुकाए बैठी हुई थी। फाहद, रिदा। उसने पास आकर उसका नाम पुकारा तो रिदा ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। कैसी हो मेरी जान? फाहद ने घुटनों के बल बैठते हुए बेकरारी से बड़े अंदाज में कहा। रिदा हड़बड़ा कर जल्दी से उठकर खड़ी हुई। झूठ बोलकर लाई थी तुम मुझे? पहले बाबा का ट्रस्ट कितनी बार तोड़ चुकी हूँ, तुमने फिर वही किया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। फाहद प्लीज़ चलो यहाँ से। और इसका हाथ पकड़ कर बोलती वो साथ गुस्से से सामने आकर उनका रास्ता रोक गया। आज आपको अपने बाबा की इज्जत और बुरसे का याद आ गया, और मेरे भाई का क्या, जिनका दिल बुरी तरह टूटा है? अगर इतना ही अपने बाबा का ख्याल था तो पहले ही हाथ झटक देती ना। 4 साल से ये प्यार का टांग करने की क्या ज़रूरत थी? अगर आज अपने बाबा की ही माननी है तो प्यार करने की ज़रूरत क्या थी? साथ चंगाड़ कर बोला। ओ हेलो पंजाबी बंदर, मेरी बहन सच में तुम्हारे भाई से प्यार करती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अपने बाबा से प्यार करती है। तो अपने बाबा तुम्हारे भाई को कैसे तरजीह देगी? दूसरी बात, मेरी बहन ने नहीं कहा था आपके भाई से कि आओ मुझसे प्यार करो। आपका भाई ही बुरी तरह फिरकता था, 1 साल तक पीछे पड़ा रहा था, किताबों में ख़त रख कर बेचता था। तीसरी बात, एतराज़ सिर्फ मेरे वालिद मोहतरम को नहीं है, तुम लोगों के वालिद मोहतरम को भी है। अगर तुम्हारे वालिद साहब को इतना ही तुम लोग का ख्याल है तो वो खुद क्यों नहीं आ जाते रिश्ता लेकर? वो तंग कर बोली। खानजादी, मेरा बाप कोई क्या गुजरा इंसान नहीं है, द ग्रेट शुजात राजपूत है, जिसने बिजनेस टाइकून के बड़े बड़े लोग आते हैं। और क्यों है वो तुम्हारे मालिक मोहतरम के पास, जो कि बिला वजह हर वक्त उनके दुश्मन बने रहते हैं? हम लोग तुम्हारे घर आए और इधर से तुम्हारे वालिद साहब हमारी इंसल्ट करते हैं, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो भी जवाबन तड़क कर बोला। उनकी लड़ाई पे इर्द गिर्द के लोग जमा हो चुके थे। बस कर दो प्लीज़। रिदा हाथ जोड़ते हुए रो पड़ी और फिर बेहोश होकर ज़मीन पर गिरती चली गई। मुंतहा और फहद तड़प कर उनकी तरफ पड़े। वे फहद उसे गोद में उठाए बाहर की जाने पड़ा। उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने फ़ौरन एमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर लिया। हमाद खान और सदफ भी अस्पताल आ चुके थे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? निकालो इनको यहाँ से। हमाद खान गुस्से से चीख उठे। बाबा प्लीज़, इस वक्त कोई तमाशा मत कीजिए, खानम की हालत बहुत ख़राब है। वो रूहानसी होकर बोली। अगर तुम तमाशा नहीं चाहती तो इन लोगों से कहो यहाँ से दफ़ा हो जाए। वो चीख उठे। प्लीज़ अंकल, उसे होश नहीं आ रहा, मैं चुपचाप यहाँ पर रहूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने का मत कहिए। फहद घुटनों के बल उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। तुम्हारा मेरी बेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुमने मेरी बेटी को मेरे ही ख़िलाफ़ कर दिया, मेरी बेटी को छीनना चाहते थे, और ये सब तुमने अपने वालिद साहब के कहने पर किया होगा ना। वो शख्स कभी भी मुझे सुखी नहीं देख सकता। मेरी औलाद की तरफ से सुख था ना, उसने ये भी छीन लेना चाहा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हमाद खान बोलते जा रहे थे और वो ऊंचा लंबा मर्द हाथ जोड़े रो रहा था, साथ मुट्ठियां बेच कर खड़ा था। बस करते बाबा, वो बोली तो उसे सुनाने लगे। उसी वक्त डॉक्टर बाहर आया और तेज़ी से उनकी जाने पड़े। डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? हमाद खान ने बेचैनी भरे अंदाज में बोला। वो शायद बीपी बहुत ज़्यादा हाई था इनका, और शायद स्ट्रेस में भी थी, जिसकी वजह से इनका शदीद नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा।
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब लोग दुआ कीजिए। डॉक्टर की बात पर सब शॉक्ड रह गए। एक काम कीजिएगा डॉक्टर, जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दीजिएगा ताकि जिस अजियत से वो गुजर रही है उससे छुटकारा पा ले, उसने कहा। तो डॉक्टर ने हैरानगी से उसे देखा और बाकी सब भी लब भींच कर उसे देखने लगे। क्या आप बोले जा रही हो? सदर बेगम ने रूहानसी होकर कहा। तो और क्या करूँ मामा, बाबा को तो सिर्फ अपनी दुश्मनी प्यारी है ना, सिर्फ दुश्मनी निभानी है। इसमें इनकी औलाद चाहे मर जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कितनी अजियत में है उसका अंदाज़ा भी है। रात को सो नहीं पाती और दिन को खा नहीं पाती। सब देखते हैं ये सब, मालूम है कि वो तकलीफ़ में है, फिर भी अनजान बने हैं। माँ आप बताओ ना क्या कहूँ मैं। और प्लीज़ अब ये मत भूलिएगा कि माँ बाप हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। मैं मानती हूँ आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत हमसे इम्तिहान क्यों मांगती है? माँ बाप तो कभी इम्तिहान नहीं लेते ना अपनी औलाद का। क्या हमें हक नहीं कि हम अपने लिए हमसफ़र चुन सकें? ठीक है आपकी इनसे दुश्मनी है, लेकिन इनकी औलाद से आपकी क्या दुश्मनी है? सिर्फ आप इस वजह से फ़हद भाई को रिजेक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि वो शुजात राजपूत के बेटे हैं? वो तो फट ही पड़ी थी। हम्माद खान साकित तो जामिद खड़े थे, फिर वो एकदम से लड़खड़ाए तो किसी ने जल्दी से पीछे से थामा। उन्होंने सर घुमाकर देखा तो राना शुजात राजपूत थे। ओह यारा, कैसी है हमारी बिटिया रानी? मुझे तो मुलाजमा ने बताया तो भागा चलाया। राना शुजात के कहने की देर तक हम्माद खान उनके गले लगे और तरफ तरफ कर रो दिए। बरसों की नाराज़गी आंसू से ढल गई। हमारी बिटिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बड़ी धूमधाम से हाथ मांगने आऊँगा तेरे पास। राना शुजात ने पूछा तो हम्माद खान ने फ़हद की जानिब देखा और फिर उसके गले लग गए। पिछले 3 दिन से वो अस्पताल में थी और राना हाउस का एक एक फर्द घर वापस नहीं गया था। वो अपनों से बढ़कर अपने साबित हुए थे और फ़हद ने तो अपने किसी डॉक्टर दोस्त को भी फ़ोन करके लंदन से बुलवाया था। और इससे पहले कि वो डॉक्टर पहुंचता रिदा को होश आ चुका था। सबके चेहरों की रौनकें बहाल हो गई थी। चौधरी शुजात ने पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी थी। शाम तक रिदा को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। उसे अभी मुकम्मल तौर पर होश नहीं था। दवाइयों के जेर असर वो नींद में थी। सब उससे बारी बारी मिल रहे थे। फिर जब उसे मुकम्मल होश आया, सबने इसे फ़हद के साथ रिश्ता पक्का होने की खुशखबरी सुनाई तो बेख्तियार रो पड़ी। नहीं मेरा बच्चा, अब रोना नहीं, अपने बाबा को माफ़ कर दो। हमाद खान ने उसका माथा चूमते हुए कहा तो वो उनकी सीने से लगकर रो दी। खानजादी चलो बाहर चल के खाना खाते हैं। वो मुंतहा के पास आकर बोला तो वो चुपचाप उसके साथ चल दी। वैसे खानजादी तुम बोलती बहुत अच्छा हो, तुमने अपने पापा की भी बोलती बंद कर दी। तुम्हारे वालिद साहिब सुधर ही गए। और हंसते हुए बोला तो मुंतहा ने इसे खूनख्वार निगाहों से देखा। मेरे पापा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मत बोलना। हाँ मैंने बोला इस दिन पापा को, मगर मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि मैंने बाबा के साथ बदतमीज़ी की। अफसरदा लहजे में बोली, चलो कोई बात नहीं, सॉरी बोल देना। खैर मैं आता हूँ। वो नर्स से मिलकर उस दिन की वो मुझ पर लाइन मार रही है और मैंने लिफ्ट ही नहीं करवाई, वो कहता हुआ दूसरी जानिब बढ़ गया। वो तासुब से सर हिलाती अपने ध्यान में आगे जा रही थी कि किसी से ज़ोर से टकराई और इससे पहले कि वो गिरती उसे बाहों में बढ़ गया। आप ठीक है मिस? उस शख्स ने पूछा तो सर इसबाब में हिला गई। आई एम सॉरी, वो मैं बेध्यानी में आ रही थी तो पता ही नहीं चला। वो जल्दी से बोली, कोई बात नहीं, हो जाता है। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला तो इसकी तरफ सॉफ्ट अंदाज में हैरानगी से देख कर रह गई। फिर इससे पहले कि वो कोई बात करते फ़हद इस तरफ आता दिखाई दिया। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले मिले। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहरयार, आप यहाँ पर आए। फ़हद ने कहा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था और आप मेरे दोस्त हैं, तो आपके कहने पर कैसे नहीं आता। कैसी हैं आपकी मंगेतर? डॉक्टर शहरयार ने पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो चुकी है, और मेरी साली साहिबा है ना मिस मुंतहा, और मुंतहा ये हैं लंदन के बहुत बड़े डॉक्टर शहरयार खान। फ़हद ने इन दोनों का आपस में तारफ़ करवाया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो जल्दी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली तो शहरयार ने हल्का सा मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। फिर वो फ़हद के साथ आगे बढ़ गए। वो अभी तक उस शख्स की पुरवकार शख्सियत में खोई हुई थी कि साद ने पास आकर उसका कंधा हिलाया। क्या बात है, डॉक्टर शहरयार की दीवानी तो नहीं हो गई? ऐसे शख्स के दीवाने तो दुनिया भर में है, पता है, लंदन में बहुत बड़े अस्पताल में काम करता है और यहाँ इसके गांव में ज़मीन जायदाद भी है। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों का इकलौता वारिस है। पाकिस्तान में अनकरीब इसका बहुत बड़ा अस्पताल बनने वाला है, लेकिन मुझे लगता है तुम इसकी टाइप की नहीं हो। साथ पास आकर बोला, सब तुम्हारी जैसी सोच नहीं रखते, और हाँ मेरे मामला से दूर रहा करो। वो तंग कर बोली और आगे बढ़ गई। ओ हेलो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मामला में पढ़ने का। मैं तो तुम्हें आसमान से ज़मीन पर लाड़ा था कि अहमी उल्टे सीधे ख्वाब ना देखने लग जाना, दिल टूट जाएगा। तुम बस एक काम किया करो, बॉक्सिंग और टॉम एंड जेरी देखा करो। वो तंजिया लहजे में बोलता हुआ आगे बढ़ गया और वो दिल ही दिल में करती उसके पीछे कैंटीन में चले आई। वहाँ आकर भी दोनों की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। इर्द गिर्द के लोग दोनों को अजीब निगाहों से देख रहे थे। फिर वो उठकर चला गया और वो इत्मीनान से बैठी चाय पीने लगी।
روز ہی وہ لوگ لڑتے جھگڑتے تھے مگر ایک ساتھ کھاتے پیتے تھے۔ شاید انہیں ایک دوسرے کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ جب تک ایک دوسرے سے لڑ نہ لیتے ان کا کھانا ہضم نہ ہوتا تھا۔ 3 دن کے بعد ردا کو ہسپتال سے ڈسچارج مل گیا تھا اور وہ گھر آتے ہی ان دونوں کی منگنی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ بڑی سادگی سے گھر میں دونوں فیملیز نے مل کر فنکشن کیا تھا اور ساتھ ہی اگلے مہینے شادی طے کر دی تھی۔ دونوں طرف سے زور و شور سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی اور صدف بیگم نے اس کے لیے بھی ہیوی ڈریسز خریدے تھے جس پر اس نے کافی احتجاج کیا تھا، مگر وہ بھی اس بار ضد پر اڑ چکی تھی اور بالآخر منتہا کو بھی ہار ماننا پڑی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا جو کہ بڑے پیمانے پر شجاعت راجپوت کے ہوٹل میں منعقد کیا گیا تھا۔ دونوں فیملیز نے اپنے اپنے ہوٹلز میں ہی ہر فنکشنز کی ارینجمنٹ کی تھی اور ردا کے ساتھ ساتھ پارلر پر چلی گئی تھی۔ جب ردا کو بھی پارلر والی نے تیار کیا اور لہنگے کے ساتھ کرتی پہن کر وہ باہر آئی تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس تنگ کرتی میں اس کی جان نکل جائے گی۔ خانم یہ بہت زیادہ تنگ ہے یار، میرا سانس اٹک رہا ہے، اور ہنسی ہو کر بولی تو ردا بے اختیار ہنس پڑی۔ پھر پارلر والی نے اس کا ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور اس کے بعد اس نے اپنا بھاری گرین کلر کا لہنگا پہنا جس کی سائڈ پر بڑے بڑے ٹسل نے اسے مزید بھاری کر دیا تھا۔ اس نے خود کا جائزہ لیا تو وہ خود کو ہی نہ پہچان پائی۔ گولڈن شموز کرتی اور نیٹ سے ہیوی امبرائڈری کے لہنگے میں وہ باریک نیٹ کے دوپٹے کو گلے میں ڈالے، لمبے بال پشت پر بکھرے سے اپنا آپ بڑا عجیب سا لگا۔ پھر وہ ردا کے ساتھ ہوٹل کے لیے نکل گئی۔ وہاں پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال ہوا۔ ساتھ فنکشن کی تیاریاں دیکھتا ہوا مہمانوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے ادھر کو جا رہا تھا کہ اس کی نظر منتہا پر پڑی اور جیسے ہی پڑی تو نگاہیں پلٹنا ہی بھول گیا۔ پھر وہ مسمرائز سا پلٹتا اس کے پاس آیا تو اسی وقت وہ پلٹی۔ ہائے پنجابی بندر، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ منہ بنا کر بولی تو سعد نے اس کا نیچے سے لے کر اوپر تک جائز لیا۔ سچی بولو؟ وہ پاس آ کر بولا۔ آف کورس تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں سچ سننا ہی پسند کرتی ہوں۔ وہ ایک ادا سے اپنا سر جھٹک کر بولی تو سعد کو اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ قسم سے ایسا لگ رہا ہے کسی بندریا کو چولی کرتا پہنا دیا ہو۔ اور اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا تو منتہا کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ تل ملا کر واپس پلٹنے لگی تو سعد نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ غصے سے بل کھاتی مڑی اور بے اختیار ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا اور سب مہمان ان کی طرف دیکھنے لگے۔ سعد نے سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھا تو منتہا کو خوف سا محسوس ہوا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ منتہا؟ صدف بیگم نے غصے سے کہا تو اس نے انگلیاں چٹکاتے اس کی طرف دیکھا جو کہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مجھ سے غلطی سے ہاتھ اٹھ گیا، وہ نم لہجے میں بولی تو صدف نے اسے تعصب سے دیکھا۔ پھر فہد اسے باہر منا کر لے آیا مگر اس کا موڈ پورے فنکشن میں خراب ہی رہا۔ اگلے دن بارات میں وہ بلیک کلر کی میکسیز کے ساتھ گلے میں ریڈ دوپٹہ لیے بہت ہی نگاہوں کا مرکز تھی، مگر اس کی نگاہیں تو سعد پر ٹکی تھی جو کہ سوہا کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور چلتی ہوئی باہر آئی تو اسے اگنور کرتا ہوا سوہا کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسٹیج کی طرف بڑھا اور اس نے سوہا کو پرپوز کر دیا۔ اس آ کے تو جامد سی سے دیکھ رہی تھی، نہ جانے ایسا کیوں لگا کہ دل خالی خالی سا ہو گیا ہو۔ پھر وہ بہت مشکل سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر سب سے مل رہی تھی مگر دل دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کبھی اس نے ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس سے لگا تھا کہ سعد اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ کب لڑتے جھگڑتے اس کے دل میں بسنے لگا تھا، اس بات کی اسے بھی خبر نہیں ہوئی تھی، اور آج جب ایک اوراق ہوا تھا وہ اس سے بہت دور تھا۔ پھر ولیمہ کے فنکشن میں سوہا اور سعد کی منگنی بھی ہو چکی تھی اور اس نے اسٹیج پہ آ کر اسے مبارکباد دی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، سعد نے نہ اس سے بات کی اور نہ اس نے۔ 5 ماہ کے بعد اس کا بی ایس آنرز کا رزلٹ اناؤنس ہوا تو اس نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا۔ جس دن وہ یہ ملک چھوڑ کر گئی تب سعد راجپوت کو اپنا دل خالی خالی سا محسوس ہوا۔ ایم بی اے کے بعد اس نے اپنے بابا کے ہوٹل میں سنبھال لیے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ 2 سال کے بعد سوہا نے اس کے رویے سے اکتا کر اسے چھوڑ کر کسی اور کا ہاتھ تھام لیا اور 3 سال ایک اندیکھی آگ میں وہ جلستا رہا۔ اور آج جب اس سے لگا کہ وہ راحت پا لے گا مگر وہ تو اس کی زندگی سے بہت دور جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ پھر کسی نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر فہد کو دیکھ کر جیسے ضبط کو بندر ٹوٹ گیا۔ وہ اس کے ساتھ لپٹ کر تڑپ تڑپ کر رو دیا۔ خیرو چھوڑو یہ سب، سامنے بابا نے کہا ہے کہ اس ہفتے انگیجمنٹ ہے تو تم انتظامات سنبھالنا، مگر میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ میں کر لوں گا۔ فہد نے کہا اس کی ضرورت نہیں بھائی، میں کر لوں گا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا اور پھر سامنے چلا گیا اور اسی وقت ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل رہی تھی۔ ارے شکر ہے تم آ گئے، میں نے ڈرائیور کے ساتھ کہیں جانا تھا مگر شہریار خان کا فون آ گیا کہ شاپنگ کرنی ہے تو منتہا جا رہی تھی ڈرائیور کے ساتھ۔ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو تم لے جاؤ، میں ڈرائیور کے ساتھ کام نپٹاؤں۔ حماد خان نے کہا تو سرس باپ میں ہلا گیا۔ پھر وہ اس کے ساتھ شاپنگ مال پہنچی تو وہاں کھڑی شہریار کا انتظار کرنے لگی۔ انتظار کرتے کرتے انہیں 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پھر کچھ دیر میں اس کی کال آئی تھی اور اس نے کہا کہ وہ ایک ضروری کام میں پھنس چکا ہے تو اس لیے نہیں آ سکتا
और खुद ही शॉपिंग कर ले और चली जाए। घर चलते हैं, मेरे सर में बहुत दर्द है। वो नम लहजे में बोली तो साथ उसकी तकलीफ पर तड़प ही उठा। तुम अगर चाहो तो मैं शॉपिंग में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, वो बोला। उसकी ज़रूरत नहीं है, कल आकर कर लूँगी। मेरे सर में वाकई बहुत दर्द है। मैं पहले ही नहीं आना चाह रही थी मगर उन्होंने इतना फोर्स किया कि मुझे आना पड़ा। कल आकर कर लेंगे शॉपिंग, वो आहिस्ता से बोलती हुई वापस पलट गई। उसका रंग सर्द हो रहा था। मुमताज़, तुम ठीक हो? उसने कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा तो वो हल्ले से सर हिला गई। तुम्हें भूख लगी है क्या? वो इसके चेहरे को देखकर बोला तो इसने एक झटके से सर उठाकर उसे हैरानगी से देखा। इसका मतलब वाकई भूख लगी है। चलो खाना खाते हैं, वो बोला तो वो नफ़ी में सर हिला गई। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि खाते हैं कि नहीं, मैंने ये हुक्म दिया है कि चलो हम खाना खाते हैं, वो कहते हुए बड़े हक से उसका हाथ थामकर रेस्टोरेंट में ले आया। फिर दोनों ने खाना खाया और फिर साद इसे लेकर बाहर आया और गाड़ी में बैठते हुए साद ने बबल गम उसकी तरफ बढ़ाई। मैं अब नहीं खाती, वो आहिस्ता से बोली। क्यों क्यों नहीं खाती? तुम्हें तो बहुत पसंद होती थी ना, साद ने बेकरारी भरे लहजे में पूछा। वो शहरियार को अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। वो सर झुकाया और बोली तो साद को गुस्सा ही आ गया। वो कितनी बदल गई थी और ये बदलाव शहरियार खान की वजह से था। इसे हसद सा महसूस हुआ उस शख्स से। तुम अगर उस शादी से खुश नहीं हो तो क्यों नहीं बोल देती? वो तलख लहजे में बोला। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, वो निगाहें चुरा कर बोली तो उसकी ठोड़ी से थामते उसके चेहरे का रुख अपनी तरफ करते उसकी हसीन आंखों में दिखने लगा जिसमें अजीब सा डर था। तुम्हारी ये आंखों की उदासी मुझे बताती है कि तुम कितनी खुश हो। तुम वो नहीं हो जो तुम थी। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने एक फेक मुंतहा बैठी है। तुम वैसे ही अच्छी लगती थी। अव्वल जलोल हुलिया में बबल गम चबाते हुए कार्टून्स देखने वाली खालिस मुंतहा। मगर ऐसा लग रहा है तुम्हें डॉक्टर शहरियार ने सर से पैर तक बदल दिया है, वो तलक लहजे में बोला। बदलाव तो अच्छी चीज़ होती है ना, फिर कभी तो बदलना होता ही है ना इंसान ने। और मैं पहले ही बदल गई। औरत हमेशा मर्द की पसंद में ही रहती है, वो जैसी भी रहती है। शादी के बाद वही करती है जिसको शौहर चाहता है, वो आहिस्ता से बोली। ज़रूरी तो नहीं कि हर शौहर एक जैसा हो। तुम जैसी हो वैसी क्यों तुम्हें नहीं कबूल करेगा? फिर ये मोहब्बत हुई ना। वो शख्स तुमसे मोहब्बत नहीं करता, अगर करता तो तुम जैसी हो वैसी ही कबूल करता और तुम उसे वैसी ही अच्छी लगती। छोड़ दो तुम इसे प्लीज़, वो बेकरारी से बोला। नहीं छोड़ सकती, और प्लीज़ बार बार मुझे इस बात पर फोर्स मत कीजिएगा। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। वो इस बार सख्त लहजे में बोलते हुए बाहर की जाने देखने लगी। वो दिल ही दिल में करने लगा। फिर वो अभी तक घर नहीं पहुंचे थे कि रास्ते में डॉक्टर शहरियार का फ़ोन आने लगा। उसने फ़ोन उठाकर कान को लगाया। तुमने शॉपिंग कर ली? डॉक्टर शहरियार ने पूछा। नहीं, वो दरअसल हद होती है किसी चीज़ की। शादी में दिन ही कितने और तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं होते। मैंने कहा था ना कि मैं बिज़ी हो गया था तो तुम शॉपिंग कर लो, मगर नहीं, तुम्हारे तो नखरे दिखाने होते हैं। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ और तुम मुझसे ज़्यादा तवक्कियात लगा लेती हो। दूसरी तरफ से शहरियार चिंगार कर बोला और आवाज़ मोबाइल से बाहर तक आ रही थी। साथ गुस्से से खोल कर रह गया। आई एम सॉरी, कल पक्का चली जाऊँगी। और नम लहजे में बोली। मर्जी है तुम्हारी, खैर आज रात मेरे फ्रेंड ने एक पार्टी रखी है तो पार्टी थीम ब्लैक गाउन है। मैं ड्राइवर के हाथ भेज दूंगा, तुम तैयार रहना और ड्राइवर के साथ ही पहुंच जाना। फहद ने कहा और उसकी अनसुने बगैर कॉल काट दी। पार्टी शुजात राजपूत के होटल में थी और साद ने ही ऑर्गेनाइज करवाई थी। फिर शाम को वो स्लीवलेस गाउन में जब अंदर दाखिल हुई तो कई निगाहों ने इसे सर तक पैर तक देखा और दूर खड़ा साद मुट्ठियाँ भींच कर रह गया। वो भी इस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल थी। फिर डॉक्टर शहरियार के दोस्त ने उनसे मिलते उनकी बैकलेस पर हाथ रखा तो तड़क कर पीछे हुई और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा और साद के दिल में जैसे ठंड सी पड़ गई। शहरियार ने उसकी सबके सामने इंसल्ट की तो वो रोती हुई वॉशरूम एरिया के जाने पड़ गई, मगर साद इसे बीच रास्ते में रोककर उसके बाजू से खींचता अपने स्पेशल रूम में ले आया। वो कमरे में आते अपना जब्त खोती उसके गले लगकर फूट फूट कर रोती। साद की तो धड़कनी थम चुकी थी। वो उसे खुद में भींच कर उसके कंधों पर लबरक था, उसके चेहरे के हर हर नक्श को चूमता चला गया और तड़प कर उसके हसार से निकलने लगी। तो वो खींच कर अपनी बाहों में बढ़ता अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर टका गया। प्लीज़ साद, ये ठीक नहीं है। बीवी हो तुम मेरी, क्या तुम भूल गई हो? मगर मुझे याद है, वो खमार आलूद लहजे में बोला तो उसने तड़प कर मुड़ते उसे देखा। सिर्फ एक तमाशा था, वो एक जो खेल था उसी दिन ख़त्म हो चुका था। शादी ऐसे कैसे हो सकती है हमारे अपनों के बगैर? और तुमने भी तो वहाँ यही कहा था ना कि ये शादी सिर्फ एक तमाशा था और कुछ नहीं, फिर आज इसका जिक्र क्यों? वो नम लहजे में बोली। तुम कुछ भी कहो, कानूनी लिहाज से हम मियाँ बीवी हैं और 2 साल पहले मैं दोबारा एबटाबाद गया था और इंस्पेक्टर बूटे से अपने निकाहनामा भी ले आया था और बिल्कुल असली है। कानूनी लिहाज से तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हो सकती जब तक मैं तुम्हें तलाक न दे दूँ। वो भी आज आर पार करने का सोच चुका था।
کیونکہ وہ اس کی بات پہ بات ڈاکٹر شہریار سے انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک چٹکی سے اس کے سار سے نکل کر اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ میں ایسا کچھ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں تمہیں اس شخص کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، بس یہی کہوں گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم آج بھی اتنے ہی گھٹیا ہو، شیم آن یو۔ وہ نم لہجے میں بولتی پلٹنے لگی تو سعد نے کھینچ کر سے دیوار سے پھٹکا دیا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنی گستاخی کرنے لگا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے کمزور سی مزاحمت کرتی رہی، پھر وہ مدہوش سی ہو کر اس کے ساتھ دیکھنے لگی۔ دنیا جہاں سے بے خبر دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے۔ پھر وہ آہستہ سے دور ہوا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سعد نے باری باری ان حسین کانچ سی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تو سسکاری بڑھتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ تمہارا یہ انداز مجھے چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ تم بھی مجھ سے۔ وہ بات ادھوری چھوڑتا اس کا چہرہ اوپر کر کے دیکھنے لگا جس کی پلکیں آہستہ آہستہ لرز رہی تھی۔ پھر وہ اسے دور کرتا اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنا گیا۔ بتاؤ نا، کرتی ہو نا مجھ سے پیار؟ سعد نے اس کی تھوڑی تھامتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کر کے پوچھا۔ ہرگز نہیں، اور پلیز آئندہ اس طرح کی حرکت مت کیجیے گا۔ باقی رہی اس قانونی شادی کی تو چپ چاپ طلاق کے پیپرز اسی طرح قانونی طور پر تیار کر لیجیے۔ میں اپنے بابا کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بولتی ہوئی پلٹنے لگی تو سعد نے کھینچ کر اسے احسار میں لیا۔ تو تم مجھے مرتا ہوا دیکھ سکتی ہو؟ سعد نے اس کے کان کے لوگ کی لبوں سے چبوتے ہوگا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ وہ خود کو چھڑواتے ہوئے باقی اور وہاں سے نکل آئی۔ شہریار اسے چھوڑ کر گھر جا چکا تھا اور وہ گھر ڈرائیور کو بلانے کی تو سعد نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ جب یہ بندہ نہ چیز ادھر کو ہے جانے کو تو میرے ساتھ چلو نا، ڈرائیور کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مسکرا کر بولا تو وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ باہر بوندا باندی شروع ہو چکی تھی تو وہ چپ چاپ سعد کی گاڑی میں بیٹھ کر حسرت سے اس بارش کو دیکھ رہی تھی۔ پھر سعد نے ایک جگہ آ کر گاڑی روک دی تو اس کا تسلسل ٹوٹا۔ کیا ہوا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ میرا بارش میں نہانے کا بہت من کر رہا ہے، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پھر اس کی سائڈ سے دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالنے لگا۔ مگر وہ کتنی دیر انتظار کرتی رہی، لیکن وہ سعد راجپوت تھا، اپنی ضد کا پکا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بارش میں لے آیا اور پھر بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ آئی لو یو منتہا خان، آئی لو یو سو مچ، وہ چلا چلا کر بولنے لگا اور ارد گرد کے لوگ حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے اور منتہا تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز ول یو میری می؟ وہ وہاں سے ایک درخت کا پتا اتار کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا تو گمسمسی سے دیکھنے لگی۔ بولو نا منتہا، جواب دو پلیز۔ وہ بولا تو منتہا نفی میں سر ہلاتی روتی ہوئی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ وہ تڑپ کر اس کے پیچھے لپکا۔ پلیز میری بات تو سنو نا، اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا، مگر وہ ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھ چکی تھی۔ پورا راستہ وہ روتی سی سکتی آئی تھی۔ 3 دن کے بعد اس کی مہندی کا فنکشن تھا اور ڈاکٹر شہریار بہت لیٹ پہنچا۔ اس کے چہرے پر دبی سنجیدگی کی تاہ تھی۔ رسم پوری ہونے سے پہلے مجھے کچھ دکھانا ہے، ڈاکٹر شہریار نے کہا، پھر اپنے موبائل کے سامنے اسکرین کے ساتھ منسلک کرتے ایک ویڈیو آن کی جس میں ساتھ سڑک کے بیچوں بیچ اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ دیکھ لیجیے اپنی بیٹی کی کرتوت، جب اس شخص نے اسے پرپوز کیا تو اسے تھپڑ مارنا چاہیے تھا، مگر نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ شاید یہ بھی دل ہی دل میں یہ چاہتی تھی۔ کیا تربیت کی نے اپنی اولاد کی آپ نے؟ میری منگیتر ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ پھر رہی تھی۔ خیر ایسی لڑکیوں کو مجھے لگام لانا اچھی طرح آتی ہے۔ اب یہ منگنی کا فنکشن نہیں ہوگا بلکہ ڈائریکٹ یہاں پر نکاح اور رخصتی ہوگی۔ وہ متکبرانہ انداز میں بولا تو ساتھ تیزی سے پاس آیا۔ انکل پلیز، منتہا کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ تو یہ سننے کے بعد وہاں سے بنا سوچے سمجھے بھاگ گئی تھی، اور آپ کی بیٹی نے آپ کا کبھی سر نہیں چکایا انکل۔ اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو اس کے پیچھے میری ہی غلطی ہمیشہ رہی ہے۔ میری غلطیوں کی سزا منتہا کو مت دیجیے گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، تمہارا اس فیملی میں رہنا ٹھیک نہیں کیونکہ تم میری ہونے والی بیوی پر گندی نظر رکھتے ہو۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تو ساتھ سر جھکائے چپ چاپ باہر نکلے گا۔ رک جاؤ ساتھ، حماد خان نے گرج کر کہا۔ کیا جو کچھ ہم نے ویڈیو میں دیکھا وہ سب سچ ہے؟ حماد خان نے پوچھا تو وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں سر؟ کیا آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے اور آپ یہاں پر اپنی بیٹی اور اس شخص کو ڈانٹنے کی بجائے تحقیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان دونوں کے بارے میں جانتا ہوں، یہ دونوں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہے اور شاید اسی دوران ایک دوسرے سے دل بھی لگا بیٹھے۔ خیر جو ہوا سو ہوا، پھر بھی آپ کی بیٹی کو اپنی عزت بنانے کے لیے تیار ہوں میں۔ شہریار خان نے گویا احسان جتاتے ہوئے کہا، بیچ میں مت بولو تم، یہ ہماری فیملی کی بات ہے۔ حماد خان نے کہا تو شہریار نے زور سے لب بھینچ کے، انکل میں محبت کرتا ہوں مگر منتہا نہیں کرتی نا، اور آپ نے ویڈیو میں دیکھا نا، میں ہی پاگل پن کر رہا تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ لب چباتے ہوئے بولتا جا رہا تھا۔ میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ حماد خان کی بات پر سب نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ہلکا سا بولا، میں کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی سے شادی کرو گے؟
حماد خان نے اسی کے طرح جان بوجھ کر ہکلاتے ہوئے پوچھا، کیا بےہودگی ہے؟ یہ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ شہریار خان تنگ کر بولا، اگر آپ کو یہ بےہودگی اور بے شرمی لگ رہی ہے تو آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں، آپ کا یہاں پر اب کوئی کام نہیں ہے۔ میری بیٹی کو جو سچے دل سے چاہتا ہے نا، میں اپنی بیٹی کو اسی کے ساتھ رخصت کروں گا۔ میری بیٹی کوئی فالتو چیز نہیں ہے جو کسی ایرے گیرے کو تھما دو، وہ اس کے جذبات اور اس کی عزت کا مذاق بنائے گا۔ آپ تو جب سے یہ رشتہ طے ہوا تب سے یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں، آپ کا غرور اور تکبر ہی ختم نہیں ہوتا۔ میں اس دن سے ہی بہت بے چین تھا اور پریشان تھا، دل چاہ رہا تھا کسی طرح یہ رشتہ ختم کر ڈالوں، مگر دیکھو اللہ نے سبب بنا ہی دیا، آپ کا ایک رونا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ آپ آج سب کے سامنے میری بیٹی کی بے عزتی کر رہے ہو تو کل کیا کرو گے؟ حماد خان نے کہا تو شہریار خان لب بھینچ کر رہ گیا اور پھر چپ چاپ پلٹ گیا۔ ابے یار اب تو کچھ جواب دے دے، میں نے تو اسے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ حماد خان نے گمسم سے کھڑے ساتھ کے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر چودھری شجاعت کو دیکھنے لگا۔ ابے گدے، پیار بابا سے پوچھ کر کیا تھا جو اب اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہے ہو؟ فہد نے پاس آ کر اس کے سر پر چپٹ لگاتے ہوئے کہا، اور پھر سب کو اس کی محبت کی داستان سنائی تو سب اس کے کان کھینچ رہے تھے۔ کچھ دیر میں ان کا نکاح اور مہندی کا فنکشن ہو چکا تھا اور کل رخصتی تھی۔ اس کا دل بے قابو ہوا تھا۔ وہ فنکشن کے بعد کپڑے چینج کرنے لگی اور سارے زیورات اتار کر وہ فریش ہونے چلے گی۔ پھر باتھ روم میں باہر آئی تو سعد کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا پاس آئے تو ہڑبڑا کر پیچھے کو قدم لیتی وہ واپس واش روم پہنچی، دیوار سے لگ گئی اور وہ قریب آتا دائیں بائیں ہاتھ رکھتا شاور آن کرتا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ اس کی گستاخیوں پر سرخ ہو رہی تھی۔ پلیز جائیے نا بابا، آگے تو کیا سوچیں گے؟ وہ آہستہ سے بولی، یار دل ہی نہیں چاہ رہا تم سے ایک پل کے لیے دور جانے کو، پتہ نہیں یہ 24 گھنٹے کیسے گزریں گے۔ وہ بےتابی بھرے لہجے میں بولا تو وہ پل کی جھکا گئی۔ ویسے مسز پنجابی بند ہے، ایک بات تو بتاؤ، یہ تم نے مشرقی بننا کہاں سے سیکھ لیا؟ تم تو مغربی ملک میں تھی نا، مجھے تو لگا تم بڑی ماڈرن بن کر آؤ گی، مگر تم تو پوری کی پوری بدل گئی ہو، بڑی عجیب لگ رہی ہو۔ وہ بولا تو وہ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھتے پیچھے دھکا دے گئی۔ کیا ہو گیا میری جان کو؟ وہ ہڑبڑا کر بولا، اب جاؤ یہاں سے پلیز، کل ملاقات ہوگی ورنہ مجھے روپ نہیں آئے گا۔ وہ بولی تو ساتھ اس کے رخسار پر بوسہ دیتے باہر نکل گیا۔ آج وہ پور پور اس کے لیے سجی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ویسے تمہیں شہریار خان نے بہت بدل دیا ہے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے بولا تو وہ غصے سے اسے پیچھے ہٹا گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے صرف تمہیں ہی پیار کرنا آتا ہے؟ میں نہیں پیار کر سکتی، تمہاری وجہ سے بدلی تھی، کیونکہ شادی پر تم مجھے جیسے دیکھ رہے تھے نا، اس کے بعد مجھے لگا تم اس طرح کی لڑکی پسند ہوگی جو کہ مشرقی بن کر رہے۔ اور منہ بسور کر بولی تو سعد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سچ؟ وہ بے یقینی سے بولا اور پھر سے زور سے گلے لگا گیا۔ ہٹو پیچھے، میری پسلیاں توڑو گے کیا؟ وہ جھنجھلا اٹھی، ویسے مجھے تو تمہیں اول جلول حلیے میں بھی اب اچھی لگتی ہو، وہ تمہارا روپ بہت زیادہ اچھا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہارے بنا جینا اتنا مشکل ہوگا۔ میں نے تو تمہارے عشق میں ببل گم چبانا شروع کر دی۔ وہ کہتے ہوئے پاکٹ سے ببل گم نکال کر اس کے سامنے کرتا بیک گراؤنڈ سے ٹھیک لگا گیا، اور وہ اس کے حصار میں تھی۔ وہ دونوں ببل گم چباتے، اس کے غبارے پھوڑتے ہنستے جا رہے تھے اور ہر طرف جیسے محبت کے دیپ جل اٹھے تھے۔